Hello students, welcome our best academy RT Academy और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागिल साहब। माय डियर स्टूडेंट्स, 11th जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे पूरी सल्तनत हमारी चल रही है, दुनिया चल रही है। पूछे कैसे? तो उस कैसे के जवाब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेस्ट फैकल्टी के थ्रू अच्छे अच्छे लेक्चर्स को आप लेते रहिए, हम मोटिवेट करते रहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी एक बात कही आपसे कि फोटोसिंथेसिस पूरी दुनिया को चला रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि धरती पे अगर कार्बोहाइड्रेट बनाने का मैकेनिज्म किसी के पास है नेचुरली, तो वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास वो मैकेनिज्म है। और उस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे इस अर्थ पे सोलर एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ की तरह ये जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्म की जा रही है, हमें दी जा रही है, हमारे अलग कंज्यूमर्स को दी जा रही है, सबको बांटी जा रही है। हम उसी फोटोसिंथेसिस की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले लेक्चर में साइंटिस्टों के बारे में बताया था, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया फोटोसिंथेसिस और उससे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं कैसे मिलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी, उनको बताया। एंड अब हम आज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ने चल रहे हैं, जहां पर हम ये समझेंगे कि आखिर मैकेनिज्म कैसे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल और फिजिकल दोनों को मिक्स प्रोसेस है। फिजिकल केमिकल इसको बोला भी जाता है, मेरे पहले के लेक्चर्स में है फिजियोकेमिकल एक रिएक्शंस है। चलिए समझते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक आज का लाइट रिएक्शन है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है, आपको अच्छे से डेप्थ पे बताना भी है। दैट इज व्हाई मैंने आज का टॉपिक जो रखा है फोटोसिंथेसिस में मैकेनिज्म में, और वो है लाइट रिएक्शन। क्या होती है लाइट रिएक्शन? चलिए समझते हैं लाइट रिएक्शन क्या है। देखिए, हम अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट हो। एक लाइट रिएक्शन एंड अनदर डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, यानी अगर हम बात करें अपने घर में खाना पकाने की, ना कि बनाने की, तो हमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए, वो है हमारा एनर्जी पैकेट्स। चाहे वो हम गैस LPG का यूज करें, चाहे हम किसी अदर फॉसिल्स का यूज करें, लेकिन हमें खाने को पकाने के लिए किसी न किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेम ऐसे प्लांट में भी होना है। जब ग्लूकोज बनाने की बात आ रही है, वो भी रॉ मटेरियल से, CO2 वाटर से, तो सिंपल सी बात है यार कि हमें वहां पर भी लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए सबसे पहली रिएक्शन आ जाती है लाइट रिएक्शन एंड देन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की सबसे पहली बात, लोकेशन की बात करें तो ये रिएक्शन आपकी होनी है थैलाकॉइड में। ग्रेना भी लिख सकते हैं आप, थैलाकॉइड। ये रिएक्शन आपकी थैलाकॉइड में होनी है। सेकेंड थिंग, लाइट रिएक्शन को, लाइट जरूरी है इसके लिए, इसलिए इसको लाइट
डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये हमारी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। लोकेशन थैलेकॉइड पे, इसके पीछे रीजन है क्योंकि थैलेकॉइड पे मौजूद होते हैं हमारे क्लोरोफिल। और आपको क्लोरोफिल के पिगमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं ए और बी टाइप के होते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। लास्ट लेक्चर मेरा इसी पे बेस्ड था जहाँ पर आपने क्रोमेटोग्राफी का यूज करके पिगमेंट्स को पहचाना था। एंड तो लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, थैलेकॉइड में हो रही है। थैलेकॉइड में क्यों हो रही है? थैलेकॉइड में क्लोरोफिल एक ऐसी चीज अभी आपको देखिए मैं बायोलाइट में पढ़ाऊंगा कि जैसे इस पे कोई सोलर एनर्जी पड़ेगी ये एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जब ये एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एनर्जी पैकेज बना जाते हैं। एक चीज यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के एटीपी बनाता है, और ये एटीपी एनर्जी कॉइन के नाम से जानी जाती है। ये एटीपी एनर्जी कॉइन के नाम से जानी जाती है, एनर्जी कॉइन। क्लियर? तो क्लोरोफिल जो होता है हमारा, ये क्लोरोफिल जैसे लाइट पड़ेगी ये एक्साइटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एटीपी में एनर्जी सेव है, जिस भी सेल ऑर्गेनल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये एटीपी जाएंगे और फिर से एडीपी में ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन उसे देकर के एक काइनेटिक एनर्जी उसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब ये तो लाइट रिएक्शन रही हमारी, कि लाइट रिएक्शन में ये हमें करना है। अब जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है अंधेरे में होनी है, ये लाइट में भी हो रही है एंड लाइट के न रहने पर भी ये होगी, यानी इसीलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइट है तब भी ये बना रहे अपना फूड और लाइट नहीं है तब भी ये होता रहेगा, बट इनके लिए लाइट जरूरी है। ओके, ये रिएक्शन आपकी थैलेकॉइड यानी सॉरी ये आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगी। हमने चीज जब आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बताया था, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेकॉइड का तो मैंने बताया था, थैलेकॉइड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड इसके मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ खाली कैविटी होती है जिसे ल्यूमन नाम दिया जाता है। ये स्ट्रोमा पे हो रही है और यहाँ पर बनाए गए इन एटीपी, बनाए गए NADPH, बनाए गए एटीपी, बनाए गए NADPH को कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे ग्लूकोज में C6H12O6। दोनों एक साथ होने वाली रिएक्शंस हैं। आप ये नहीं कह सकते जब ये होगी तभी ये होगी, नहीं ये हो रही है तब भी हो रही है, नहीं होगी तब भी ये होगी। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ही कंप्लीट करते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो आज के हमारे इस टॉपिक में मैंने आपको लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ाना है। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था लाइट रिएक्शन के लिए। अब आगे चलते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, सीधे लाइट रिएक्शन पे आते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज है। तो चलिए फोटोकेमिकल फेज को जानते हैं, क्या होता है फोटोकेमिकल फेज। सबसे पहली बात, इस फेज में इवेंट्स क्या क्या होने। पहला इवेंट होगा लाइट एब्जॉर्प्शन, पहले तो लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, देन वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग होगी, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन रिलीज करी जाएंगी और फॉर्मेशन होगा एटीपी और NADPH का। लाइट एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए सबसे पहले तो लाइट जो पड़ रही है वो लीफ पे हमारे पड़ेगी, एक प्लांट पे पड़ेगी, उसके लीफ पे पड़ेगी, लीफ पे पड़ेगी, उसके सेल पे पड़ेगी, सेल पे पड़ेगी, उसके थैलेकॉइड पे, ग्रेना पे पड़ेगी। जैसे ही पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, क्योंकि अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ये जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये एडीपी से मिलके एटीपी बनाएंगे, एडीपी से मिलकर के एटीपी बनाएंगे, जैसा कि एटीपी आप देख रहे हैं एटीपी बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे NADPH का भी फॉर्मेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन बनेगा सनलाइट के प्रेजेंस से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन भी होता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो ये बनेगा, यानी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इसी हाइड्रोजन से NADPH बनाया जाएगा।
एक बहरी गहरी मैकेनिज्म है जो मैं आपको समझाऊंगा। हाइड्रोजन बना, इस हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा जो NADPH को रिडक्शन करेगा और NADPH बनेगा। एंड दो चीजें बना ली हमने, NADPH बना लिया, ATP बना लिया। ऑक्सीजन कहां से रिलीज हो रही है, तो जब ये OH फिर से रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा और इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी। और पूछा जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का सोर्स क्या था, ऑक्सीजन कहां से आया, तो लोग कंफ्यूज आप सोचते हैं CO2 है ऑक्सीजन का सोर्स, लेकिन CO2 नहीं है, वाटर उसका सोर्स होता है, वाटर रिलीज होता है ऑक्सीजन से। ओके, इस तरीके से हमें चार चीजें समझनी है। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो घटना क्या घटती है, यानी पहले को टॉपिक पे चला, लाइट एब्जॉर्प्शन पे क्या हो रहा है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या कहता है, देखिए आपके पास एक LHC है, एक LHC है। ये जो LHC है इसको बोलेंगे हम फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम ये है सेकंड, और ये होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। दो फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट आपको पता है। देखिए अब ये चीजें कि लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखा है, मैंने उस समय सारे फोटो जो हमारे हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, फोटो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। तो ये वही है। PS सेकंड जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है 680 nm के वेवलेंथ को, इससे बियॉन्ड अगर हो जाएगा तो ये नहीं कर पाएंगे, फिर ये हमारे PS फर्स्ट करेंगे। PS फर्स्ट के पास पावर है 700 nm के वेवलेंथ को लेने। अब आपसे बता रहा है कि जब सनलाइट पड़ी क्लोरोफिल पे पड़ी, क्लोरोफिल के दो ग्रुप हुआ करते थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, P680 एंड P700, इन दो तरीकों से। अब जो है P680 nm PS सेकंड है, देखिए क्या हुआ, जब सनलाइट पड़ी तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। आप ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट केमिकल, यानी ऐसा समझिए मेरे पास कोई बॉल फेंकी गई, मैंने आपको बॉल पास किया, आपने किसी और को पास की, किसी और ने किसी और को पास की, इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। और जब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे पास किया जाता है, एट दिस टाइम वहां पर ADP आकर के ATP बना देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पास होना, देखिए तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ तो वहां पर ADP आ गया, और ADP आ गया और ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिल करके ATP का फॉर्मेशन कर देता है। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो PS सिस्टम, फोटो सिस्टम सेकंड या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, 680 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास गया, उसने इस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से एक दूसरे दिया, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वो हमारे पहुंच गया कहां पर, P700 के पास, दूसरे फोटो सिस्टम के पास। और इनके फेंकी हुई बॉल इनके पास नहीं आई, इनकी फेंकी हुई बॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू चली गई LHC के पास। LHC यानी कि हमारा PS सेकंड या फर्स्ट P700 nm 700 nm की वेवलेंथ को लेने की क्षमता रखता है। अब इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन निकाले, ये इलेक्ट्रॉन निकाले, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन को यूज किया गया NADPH के लिए। यानी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स पे पड़ा सनलाइट, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, भाई साहब ने ATP बनाया, ये बॉल आगे उछाली गई, फोटो सिस्टम सेकंड पे चली गई, फोटो सिस्टम सेकंड ने उससे यूज करके NADPH बना लिया। यानी ATP भी बनाई गई, NADPH भी बनाया गया। दो चीजें हमें रॉ मटेरियल में मिल गई भाई। थ्योरी देख लीजिए नोट्स के लिए आपके मैं PS सेकंड दैट्स मीन P680 की बात करता हूं। When P680 absorb red light of 680 nm wavelength, electrons are excited and transferred to electron acceptor, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। The electron acceptor passes them to a chain of electrons transport system consisting of cytochrome, that is the electron receptors. Cytochromes are electron receptor, ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है। जैसे साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम B6 होता है, प्लास्टोक्विनोन होता है, ओके, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी। कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन हट रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
The electrons are transferred to the pigment of PS पर। अभी PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकले, पास किए गए कहां पर? PS फर्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Simultaneously electron in PS first are also excited। अब ये भी एक्साइटेड हो गए, शायद 700 nm पे ले रहे हैं भाई, सनलाइट पड़ रही है, दोनों वेवलेंथ की आ रही है, 680 nm का भी मिल रहा है, 700 का मिल रहा है, दोनों लोग अपना काम कर रहे हैं। PS सेकंड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ATP बनाया, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? वो PS सेकंड के पास। Transferred another receptor molecule having a greater redox potential. These electrons are moved down to hill। down to hill मतलब ऊपर नीचे आ रहे हैं। down to hill molecule of NADP as a result NADPH। और उस इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोजन आता है। अभी मैं आपको कीमोऑस्मोसिस थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS सेकंड टू PS फर्स्ट एंड फाइनली डाउन हिल टू NADP इज कॉल्ड जेड स्कीम। देखिए जेड स्कीम आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये थोड़ा जेड जैसा लिखा है, देखिए जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जेड स्कीम क्या है? तो बेसिकली बोला गया कि जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन एक जिगजैग रिएक्शन है। क्यों जिगजैग है? क्योंकि LHC फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकले, LHC सेकंड पे गए, सॉरी सेकंड, ये है आपका सेकंड, बड़े कंफ्यूज ध्यान रखिए भाई, 680 nm वाला है क्योंकि पहले पाया था, ये आपका 700 होगा। तो 680 वाले से इलेक्ट्रॉन निकले, 700 पे गए, 700 से हमारे NADPH का फॉर्मेशन किया। ये एक जिगजैग रास्ता है और जिगजैग रास्ता होने के कारण इसको जेड स्कीम नेम दिया गया। तो यहाँ पर ये जेड स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम के लिए। Due to the its zigzag shape, this shape is formed when all carriers are placed in a sequence on a redox potential। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के हिसाब से रखा जाएगा तो ये जेड स्कीम शो करता है। पहला प्रोसेस तो आपने देखा कि जब सनलाइट पड़ी तो कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और इलेक्ट्रॉन ने बनाना चालू किया हमारे फॉस्फेट्स को यानी एटीपी को और NADPH को। इसी एटीपी के बनने को प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये फॉस्फोरिलेशन हमारे बॉडी में भी हो रहा है, लेकिन वहां सनलाइट की जरूरत नहीं है। एटीपी तो हमारे बॉडी में बनाई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे प्लांट में भी बन रही है, लेकिन वहां ये बना पा रहे किसके दम से? सनलाइट के, इसलिए फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। अब वाटर की स्प्लिटिंग की बारी आती है। जब सनलाइट पड़ रही है तो भैया हमारा वाटर भी स्प्लिट हुआ। वाटर स्प्लिट हुआ तो वाटर ने सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, साथ ही साथ हमारा प्रोटॉन रिलीज हुआ और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में दे दी जाएगी जिससे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, साथ ही साथ ये भी रेस्पिरेशन के लिए अपने थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बचाएंगे। तो सोर्स ऑक्सीजन में क्या हुआ? देखिए वाटर को। यहाँ पर एक पॉइंट फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर है। अब वाटर में हुआ, देखिए हाइड्रोजन मिला। अब यही हाइड्रोजन यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, यही हाइड्रोजन यहाँ पे NADPH के साथ NADP के साथ जुड़ता है। कितना बड़ा मैकेनिज्म है ये। जो हमारा हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इस NADP के साथ जुड़ जाएगा और जब जुड़ेगा तो बना देता है NADPH। आएगा मेरे सामने, तो ऐसे हाइड्रोजन से NADPH बन रहा है और इधर लगातार क्या बन रहा है? हमारे ATP बन रहा है। क्लियर? फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरेशन क्या है? जैसा कि मैंने बताया, द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों में ये काम होता है। आज आपको मैं वो मैकेनिज्म बताऊंगा जिसके थ्रू लोग कहते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी का कारण क्या है वो आज मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा, जिस थ्योरी से आपके बात समझ में आएगी कि ATP बन कैसे रहा है। चलिए फोटोफॉस्फोरिलेशन देख लीजिए। तो ATP के बनने के प्रोसेस को हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला। ये फोटोफॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। सेकंड पॉइंट, फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ATP। वही चीज है, ये 2 टाइप का है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। चलो देखिए इस डायग्राम पे, यानी हमारा जो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया 2 हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है? देखिए ये हमारा फोटो सिस्टम सेकंड था, फोटो सिस्टम सेकंड यानी P680। आप देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज तो हुए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से वापस नहीं मिले, वापस देखिए नहीं मिले।
यानी इलेक्ट्रॉन गए तो एटीपी भी बनाई जा रही है, लेकिन इसको वापस इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, और जब इसको वापस इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो ये हो गया नॉन साइक्लिक, क्योंकि साइकिल नहीं बन रही है। ये इलेक्ट्रॉन निकाल तो रहे हैं, हालांकि इनको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इनको इनसे मिल रहा है। जैसे इनका इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखा जाए वाटर का बड़ा रोल है, इसीलिए प्लांट को वाटर की नीड पड़ती है, क्योंकि वाटर कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। यहाँ से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हैं, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन कर रहा है, हमारा वाटर कर रहा है। लगातार वाटर क्या कर रहा है, हमारे इस इलेक्ट्रॉन को देकर के इनको कंप्लीट कर देता है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार LHCl जा रहा है, सनलाइट पड़ी रही है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो। केवल देखिए खेल चल रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, कहीं पर स्टोर नहीं हो पा रही है। आई इलेक्ट्रॉन भेज दिया बाहर, और जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस समय उसको कैप्चर किया गया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो देखिए यहाँ पर जो एटीपी बन रही है वो बन तो रही है, लेकिन साइक्लिक नहीं हो रही है, यहीं पर रुक जा रही है, यहीं पे रुक जा रही है, खत्म हो जाती है। ओके, लेकिन पीएस जो हमारा फर्स्ट है, यानी 700 Nm वाला, ये भाई साहब कलाकार है। यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस इनको मिल जाता है, यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और वापस घूम के एक यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहां पर आकर वापस घूम जाता है। ये साइक्लिक चल रहा है। तो जब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लिक फॉर्म में, तो हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और जब इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिल रहा है उसको, उसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाला वापस, खुद से नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से मिल रहा है, तो क्या हो गया, नॉन साइक्लिक। इनका इलेक्ट्रॉन निकला, इनके पास वापस ना आया, इनका इलेक्ट्रॉन निकला, इनके पास वापस चला आया, ये हो गया साइक्लिक। ओके, तो यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन दो टाइप हो गए। अब देखिए वही चीज आपको बताएंगे, तो वही भी देख लीजिए। It occurs when the two photosystem work in a series, first PS second and then PS first, through an electron transport chain as seen in Z scheme. Here ATP and NADP synthesized. It is a non-cyclic process because the electrons lost by PS second do not come back to it but pass on the NADP, वापस इनके पास नहीं आता है, इसलिए ये non-cyclic हो जाता है। और ये देखिए साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या थ्योरी बोल रहे हैं, इट अकर्स इन स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी समझे जरा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा माइटोक्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड होता है, और लैमिनी जो ऐसे फ्रेश है, थैलेकोइड। तो ये कह रहा कहाँ पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, ये है स्ट्रोमा लैमिनी, से फ्रेट भी कहते हैं। ये स्ट्रोमा लैमिनी में पाया जा रहा है। तो इस इट अकर्स इन स्ट्रोमा लैमिनी व्हेन ओनली पीएस फर्स्ट फंक्शन, जब केवल इस जगह पीएस फर्स्ट फंक्शन होगा। पीएस फर्स्ट का फंक्शन होगा जब आपकी वेवलेंथ 680 nm की होगी। मान लीजिए 680 nm से ऊपर की वेवलेंथ नहीं मिल रही है, तो उस समय केवल पीएस फर्स्ट चलेगा, और पीएस फर्स्ट सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं स्ट्रोमा लैमिनी में। द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विदिन फोटोसिस्टम एंड एटीपी सिंथेसाइज occurs due to cyclic flow of electrons. The lamellae of Grena, PS first and PS second, the stroma lamellae membrane lack PS second. देख क्या कर रहा है, स्ट्रोमा लैमिनी में PS second नहीं होता। तो यहाँ पर नीट के लिए जो क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट से निकलेगा कि PS second किस जगह पर कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाएंगे, तो वो जगह है हमारी स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी में छत्रपत राज होता है हमारे PS फर्स्ट सिस्टम का, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट का। क्लियर? यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर P700 पाया जाएगा, लेकिन PS सेकेंड नहीं पाए जाएंगे। PS सेकेंड है 680 nm वाला। तो जब 680 nm से वेवलेंथ चलेगी 700 तक पहुंचेगी, यानी बियॉन्ड 680, तो उस जगह पे हमारा काम करेगा स्ट्रोमा लैमिनी में मौजूद PS सिस्टम फर्स्ट। The electron does not pass on to NADP. इलेक्ट्रॉन क्या नहीं पास हो रहा है NADP पे, but is cycled back to PS first through. But ये क्या करता है, साइकिल को बैक कर देता है, वापस कर देता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हियर ओनली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, नो NADPH फॉर्म। यहाँ पर से केवल हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 nm से ऊपर जाएगा, तभी ये काम होगा, अदरवाइज ये कार्यक्रम नहीं करेगा, क्योंकि 680 पे तो फिर हमारा पीएस सिस्टम सेकंड काम करेगा, 680 nm वाला काम करेगा, तो जरूरत ही नहीं है। ये देखिए एक मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रोमा लैमिनी की है। आप देखिए थैलेकोइड पे गए, और थैलेकोइड पे हमने ये एक थैलेकोइड को कट किया है। थैलेकोइड के अंदर एक खाली कैविटी, इसे ल्यूमेन बोलेंगे।
ये खाली कैविटी है जिसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन। जरा समझिएगा ध्यान से, ल्यूमन में ये मेम्ब्रेन जा रही है, देखिए प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी मेम्ब्रेन है। इस जगह पे जरा फोकस करिए, फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड मतलब 680 nm वाला एक कॉम्प्लेक्स है। ये 680 nm वाला कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। बीच में ये हाइड्रोजन रिसेप्टर है, ये हाइड्रोजन को रिसीव करते हैं, हाइड्रोजन रिसेप्टर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बीच में ये हाइड्रोजन रिसेप्टर मौजूद होता है, ये हाइड्रोजन रिसेप्टर है। फिर आप चले आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं। एंड हमारा जो देखिए आ गया फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी 700 nm वेवलेंथ ये ड्रॉप देखिए सब लगे हुए हैं। अब बात करेंगे आगे। इस जगह पर फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास यहाँ पर हमारा एक एंजाइम मौजूद है, ये जो ग्रुप देख रहे हैं एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। तो एंजाइम को मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ये है NADP रिडक्टेज, और एक एंजाइम है यहाँ दूंगा ADP सिंथेज। तो हमारे पास दो एंजाइम है, मेम्ब्रेन से ही सारे देखे लगे एंजाइम। ये एंजाइम का भी हालचाल बिगड़ा हुआ है, ताले में चाबी तो लगा ली लेकिन ताला उल्टा रखा हुआ है, चाबी नहीं लग सकती, जब तक चाबी लगेगी नहीं। आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा है, कोई प्रोडक्ट तैयार होगा नहीं, ताला भी घुमा रखा हुआ है। चलिए देखिए क्या होता है। पहले चलते हैं, बात करते हैं कि जब सनलाइट पड़ी हमारे फोटो सिस्टम सेकंड पे तो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। देखिए लाइट पड़ी, लाइट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहाँ पर प्लास्टिक हाइड्रोजन रिसेप्टर है, समझिएगा ध्यान से, ये हाइड्रोजन को रिसीव करने वाला है। जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो हाइड्रोजन चट से अंदर भेज दिए गए। अंदर क्या है, ये ल्यूमन है, अंदर ल्यूमन है, यानी थैलेमॉइड के अंदर की खाली कैविटी है, इसे हमने ल्यूमन कहा। तुरंत हाइड्रोजन अंदर आ गए, इलेक्ट्रॉन पास कर दिया गया। फिर आगे जैसे इलेक्ट्रॉन पास किया गया, इलेक्ट्रॉन पहुंचा देखिए पी सिस्टम फर्स्ट पे। जैसे पीएस फर्स्ट पे पहुंचा उसके पहले देख लीजिए, जब ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा है, इस जगह पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल भी स्प्लिट हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पहले तो क्या होगा, आपका सनलाइट एब्जॉर्ब की जा रही है, एटीपी का फॉर्मेशन इसी बीच में हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गया इस हाइड्रोजन के पास से गुजरते हुए हाइड्रोजन एंटर अंदर कर गया और इलेक्ट्रॉन से एटीपी बना ली गई, बाकी इसने अपने इलेक्ट्रॉन भेज दिए गए। ये एक्साइटेड हुए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिए और खुद के इलेक्ट्रॉन से एटीपी बना ली गई। साथ ही साथ बैलेंस बनाने के लिए हाइड्रोजन को नीचे भेज दिया, जितने इलेक्ट्रॉन उतने हाइड्रोजन बाहर से खींच लिए गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक टाइम बाद इनके भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ये कंटिन्यूअसली इनको इलेक्ट्रॉन देता रहता है। इसी को फोटोलिसिस कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हमारे भाई साहब को, यानी हमारा जो पीएस सिस्टम सेकेंड है। जैसे पहुंचा इलेक्ट्रॉन आगे उछाल दिया गया, जब इलेक्ट्रॉन चला जा रहा था ये एक हाइड्रोजन रिसीवर से गुजरा, जैसे हाइड्रोजन रिसीवर पर गुजरा सॉरी हाइड्रोजन रिसीव करके ल्यूमन में डाल दी गई और इलेक्ट्रॉन से एटीपी बना दिया गया। इलेक्ट्रॉन इनके पास भेजा गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे फेंकेंगे और बीच में एटीपी बनती रहेगी और इस तरीके से फोटो फॉस्फोरिलेशन हो गया, एटीपी बन गई। हमने फोटोलिसिस भी कर लिया। लेकिन आपको बता रहा हूं क्यों थैलेमॉइड के ल्यूमन में हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन पहली बात तो इम्परमिएबल होता है, इस यानी हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बोलेंगे एनसीईआरटी, ये इम्परमिएबल होता है इस मेम्ब्रेन के लिए, तो कुछ चैनल्स के थ्रू ही अंदर आ पाता है और वो चैनल जैसे इलेक्ट्रॉन से गुजरा एक्टिवेट हुआ ये अंदर आ गए, तो अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, बाहर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम रहता है। अब आप सिंपल सी बात समझ गए हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि चीजें हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। अब ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन का हायर कंसंट्रेशन हो गया। अब ये हाइड्रोजन दो रास्ते से बाहर निकलता है, एक इस रास्ते से बाहर निकलता है कि ये देखिए आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा है एंजाइम एटीपी सिंथेज, ये एंजाइम है। इस एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक F0 और एक F1। यहाँ पर C लगा देते हैं, CF0 CF1, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाता है, C फॉर क्लोरोप्लास्ट। जैसे ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो रही है, मेम्ब्रेन परमिएबल है नहीं, तो जाए किस रास्ते से, तो ये पहुंचे हमारे एटीपीएस के पास। जैसे ही एटीपीएस के बाहर चले ये एक काइनेटिक एनर्जी देते हैं, एटीपीएस एक्टिव हो जाता है और जैसे ही वो एक्टिव होता है वो तुरंत एडीपी लेकर के एटीपी
क्या मैकेनिज्म है। तुरंत वो एक्टिव हुआ, ताला घूम गया, प्रोटॉन के आने से ताले की चाबी घूम गई, जैसे चाबी घूमी चाबी सेट हो गई और उसने प्रोडक्ट बना दिया। और उसने बनाया क्या, उसने बनाया एटीपी। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोटॉन का जो ये काइनेटिक मूवमेंट था, इस काइनेटिक मूवमेंट से एंजाइम एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होने के बाद क्या कर दिया उसने, एटीपी का फॉर्मेशन। अब हाइड्रोजन बाहर निकलते आते तो अंदर जो हमारा पोटेंशियल हाइड्रोजन का मेंटेन रहता है, इधर कंटीन्यूअसली हाइड्रोजन बढ़ रहा है, इधर कंटीन्यूअसली हाइड्रोजन को बाहर फेंका जा रहा है। एक कंटीन्यूअसली होने वाला प्रोसेस। सेकंड थिंग, आप इधर आ जाइए, तो इधर जब आप जाएंगे तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था उसी समय इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से हाइड्रोजन आ गया और उस हाइड्रोजन से NADPH बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा था प्रोटॉन को। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से गुजरा, झट से प्रोटॉन हमारा आ गया। प्रोटॉन का इस स्ट्रोमा में मौजूद, बाहर का पार्ट आप स्ट्रोमा देख रहे हैं, ये थैलेकॉइड, इसके अंदर की पार्ट ल्यूमेन। जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन अट्रैक्ट हुआ और वो NADP से जुड़ करके NADPH बनाया। यही हमारा एम था। ये जो पूरी प्रोसेस आप देखते हैं इसे कीमोऑस्मोसिस थ्योरी कहते हैं। एक बहुत ही केमिकली है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वो पढ़ता है, लेकिन आपको जैसा मैंने समझाया, ध्यान से वीडियो को मेरे बार-बार रुक के देखेंगे, आपको ये समझ में आएंगी कि आखिर कैसे ATP बनाई जाती है, कैसे NADPH बन रहा है। खेल सिर्फ प्रोटॉन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का है, बाहर की तरफ स्टोमा में उसकी कंसंट्रेशन कम है, ल्यूमेन में कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यही मैकेनिज्म बना देती है ATP को और NADPH को। तो देखा जाए तो लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में हमने क्या क्या बना लिया, ATP, हमने बनाया NADPH और इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज की गई। इसका सोर्स क्या था, वाटर। अब इन सारी चीजों का यूज हमें करना है डार्क रिएक्शन। इस चीज को याद रखेंगे। जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूं तो जब मैं पढ़ाऊं तो मुझे ये ना बताना पड़े कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बना। लाइट रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट बना, तो NADPH ATP के बनने से हुआ, और यही NADPH और ATP को हम यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में। ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की थ्योरी है। ATP सिंथेज, कहीं पर भी ATP बनाया जाएगा तो यही ATP बनाते हैं। देखिए दो पार्ट दिखाई दे रहा है, एक F0 और एक F1। बाहर की तरफ जो होता है ये F1 होता है, अंदर जो एम्बेडेड होता है सेल मेम्ब्रेन में उसे बोलते हैं F0। F0 is embedded in the membrane, forms transmembrane channel. It carries out facilitated diffusion of protons across the membrane to stroma. It results in the breakdown of proton gradient. Proton gradient breakdown होता है। CF1 it produces on the outer surface of the thylakoid membrane. The energy due to breakdown of gradient, देखिए, the energy due to breakdown of gradient causes a conformational change in the CF1 particle. कंफर्मेशनल चेंज होता है, सिंपल कंफर्म हो गया कि हाँ भाई एक्टिवेट हो गए। इट मेक्स द एंजाइम टू सिंथेसाइज ATP, और ये एंजाइम को एक्टिव कर देता है जिससे क्या बन जाए, ATP बनाई जाए। तो इस तरीके से कीमोऑस्मोसिस थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी रही है। अब एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द thylakoid lumen. ATP synthesis has a channel for the diffusion of proton back across the membrane. This releases energy to activate ATP synthesis. ये एक एनर्जी दे रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। इससे एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जब एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो उसने क्या कर दिया, कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये था कीमोऑस्मोसिस थ्योरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे डिफिकल्ट जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं थोड़ा सा लाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो आपके समझ में भी आता होगा। नोट्स आपके अवेलेबल हैं, और आप लेक्चर को पॉज करके, खासकर आज के लेक्चर में कीमो हाइपोथेसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, थोड़ा उसको पॉज करके अच्छे से समझें तो आपको समझ में आएगा कि प्रोटॉन के कारण काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई ATP सिंथेस पे, जहां पर वो एक्टिव हुआ और उसने ATP बनाया। उधर हमारा PS सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, NADPH हाइड्रोजन प्रोटॉन अट्रैक्ट हुआ और अट्रैक्ट होकर के NADPH बना। ये दो खास चीजें, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके देखिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे हम डार्क रिएक्शन के बारे में समझेंगे, तो मुलाकात करते हैं। बस रिक्वेस्ट एक ही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।